नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि मेरे पिछले 24-25 ऑडियो लेक्चर आ चुके हैं, मुझे बड़ी ही खुशी है। 2-3 दिव्यांग जनों ने मुझे वेल विशेस दी है इसके लिए, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग तो मिल ही रहा है, साथ में इस बात की ज़्यादा खुशी है कि दिव्यांग जनों का भी साथ मुझे मिल रहा है और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती है। चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं, तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज हम राजस्थान की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं क्या रही है मध्यकाल में और प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्थाओं में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था। व्यवस्थाओं को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था, पूर्व मध्यकाल जो कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था, तथा मध्यकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था की। ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी इसके बारे में 2-3 लाइनें हैं जो सुन लीजिए। प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था। इस समय जनपदों में साम्राज्य बटा था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से राजस्थान में 3 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मालवा, योद्धेय व आभीर हुआ करते थे। अब बात करें पूर्व मध्यकाल जो कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हुआ करता था। सबसे पहले इसके अंतर्गत इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा हुआ करता था। राजा का सर्वोच्च स्थान होता था। वह यह न केवल शासन का प्रधान था, अपितु प्रजा का धार्मिक, सामाजिक व सैनिक नेता भी माना जाता था। शासकों को प्रभु व वल्लभ कहा गया है। राजत्व की देवीय संकल्पना के परिणाम स्वरूप राजा स्वयं को ईश्वर का अंश मानता था। गुहिल शासकों को परमेश्वर कहा जाता था। राजा निरंकुश होता था, परंतु मंत्रिमंडल, शासन संस्थाएं, धर्म मर्यादाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा के बाद उनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें युवराज कहा जाता था। युवराज को महाराज कुमार भी कहा जाता था। अब बात करें, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जो कि राजा को सलाह देता था, जिसमें प्रमुख मंत्री कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री या महामंत्री, यह सभी मंत्रियों के प्रमुख हुआ करते थे। दूसरा, अक्षपटलिक, आय व्यय अनुदान भू अभिलेख रखने वाला अक्षपटलिक कहलाता था। तीसरा, भंडारिक, राजकोष व रसद की देखभाल करने का कार्य भंडारिक करते थे। चौथा, संधि विग्रहिक, ये विदेश मंत्री होने का कार्य करते थे। पांचवा, बिजगादिराज, ये राजकीय चिकित्सक हुआ करते थे। छठा, महापुरोहित, धार्मिक कार्यों का मुख्य पुरोहित हुआ करता था। सातवां, महाप्रतिहार, राज दरबार का व्यवस्थापक महाप्रतिहार कहलाता था। अब बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन निम्न भागों में बटा हुआ था। प्रांतों के अंदर मंडल हुआ करते थे। मंडलों के अंदर विषय के अंदर पथक और खेटक 2 संस्थाएं हुआ करती थी, और फिर अंत में ग्राम हुआ करते थे। प्रांतों का प्रशासन भू चक्रवर्ती चलाता था। मंडल मंडलिक द्वारा चलाए जाते थे। विषयपति द्वारा चलाए जाते थे। पथक और खेटक तंत्रपाल द्वारा चलाए जाते थे, तथा ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, वह ग्रामपाल चलाता था। अब बात करें स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में 3 पॉइंट लिए हैं मैंने। पहला, बड़े गांव, कस्बों व मंडियों का प्रशासन चलाने के लिए मंडपिकाएं होती थी। दूसरा, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में शामिल लोगों का संगठन श्रेणी कहलाता था। तीसरा, ग्राम प्रशासन पंचकुल नामक संस्था चलाती थी, जिसमें 5 सदस्य होते थे। अब बात करें यहाँ की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर, आर्थिक दंड, शुल्क व अन्य कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। अब 5 प्रकार के कर इसमें भी लिए हैं। पहला, भूमि कर, राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन था, जिसे उद्रंग कहा जाता था, जो कि 1/10 से 1/6 भाग तक वसूला जाता था। दूसरा, भोग, राज्य की भूमि पर कृषि करने वाले किसानों से लिए जाने वाले कर को भोग कहते थे। तीसरा, हिरण्यक, उद्रंग व भोग उपज के रूप में ली जाती थी, तथा जब इसे मुद्रा या नकद के रूप में लिया जाता था तो हिरण्यक कहलाते थे। चौथा, मंडपी आय और चुंगीधर आयात व निर्यात एकत्रित करती थी। और पांचवा, अन्य सारे कर मिलाकर आभाव्य कहलाते थे। अब बात करें सैनिक व्यवस्था कैसी थी। महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता था। बलाधिकृत
कस्बों व नगर सेना का प्रमुख हुआ करता था। महेश्वपति घुड़सवारों का प्रधान हुआ करता था। पिलुपति गज सेना का प्रमुख हुआ करता था। पायकाधिपति पैदल सेना का प्रमुख हुआ करता था। स्पंदपति रथ सेना का प्रधान हुआ करता था। वह कोट्टपाल किलेदार हुआ करता था। अब बात करें न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। सामान्यतः जुर्माना, कारावास, अंग विच्छेदन किया जाता था। आर्थिक व्यवस्था में मुख्यतः कार्य कृषि व पशुपालन हुआ करता था। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। वैश्य व्यापार का कार्य करते थे। शूद्र दस्तकारी व कृषि कार्य करते थे। सामाजिक संरचना में चार वर्ण जो कि आपने पढ़ाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, तथा 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक जातियां थी जिन्हें अत्यंज या मलेच्छ कहा जाता था, जिसमें भील, डोम, मछुआरे, धोबी, चांडाल, चमार आदि आते थे। कबर, भील, मीड़े, मेड़ व सभी जातियां जो बाहरी थी मलेच्छ कहलाती थी, तथा इस समय स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। तो मित्रों, ये था पूर्व मध्यकाल। अब बात करते हैं मध्यकाल, जो कि 13वीं सदी से चालू होकर 18वीं शताब्दी तक चलता है। सबसे पहले इसमें भी शासन व्यवस्था की बात कर लें। सबसे शासन के ऊपर वहां पर भी राजा हुआ करता था, यहां पर भी राजा होगा। सैनिक, राजनीतिक, न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र राजा था। सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, जनता की रक्षा, पालन व धर्म का पालन करना इसके कार्य हुआ करते थे। शासक राजत्व सिद्धांत के अनुसार महाराजा, महाराजाधिराज, परमेश्वर, नृपति, राजराजेश्वर कहलाता था। मेवाड़ के राणा एक लिंग जी को अपना आराध्य देव मानते थे, वह स्वयं को उनका दीवान कहते थे। उसके बाद युवराज की बारी आती है। सामान्यतः अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित किया जाता था। बीकानेर राज्य के आदेश पत्रों में महाराजा के नाम के साथ साथ महाराजकुमार का नाम भी लिखा जाता था। तीसरा, सामंत। राजा व युवराज के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण वर्ग था जो राज्य की रीढ़ के समान था। जागीर का प्रधान सामंत कहलाता था। चौथा, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में भी अनेक मंत्री हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम प्रधान की। प्रधान राज्य का सबसे बड़ा मंत्री था, सभी विभागों की देखभाल करता था। वह राजा के बाद मुख्य कार्यकारी था। इसके अनेक जगह अनेक अनेक नाम है, जैसे मेवाड़ में भांजगढ़ कहा जाता था, जयपुर में मुसाहिब, कोटा में फौजदार, बूंदी में दीवान, बीकानेर में मुख्तियार। प्रधान का साथ देने के लिए खान समान, जिसे पाकाध्यक्ष भी कहते हैं, वह हुआ करते थे। मेवाड़ में सलुम्बर का रावत और जोधपुर में आउवा के ठाकुर प्रधानों की श्रेणी में आते थे। दूसरा, बख्शी। सेना विभाग का अध्यक्ष बख्शी कहलाता था। तीसरा, खान समान। यह दीवान के अधीन था। निर्माण कार्य, राजमहल के लिए कर, क्रय व संग्रह व सभी कारखानों पर नियंत्रण था। मेवाड़ में पाकाध्यक्ष कहलाता था। चौथा, कोतवाल। प्रमुख नगरों में जन सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाना कोतवाल का कार्य था। पांचवा, शिकदार। जोधपुर में कोतवाल शिकदार कहलाता था। छठा, खजांची। राजकोष का प्रभारी, जिसे मेवाड़ में कोषपति भी कहा जाता था। छठा, वकील। मुगल दरबार में अपना प्रतिनिधित्व वकील कहलाता था। सातवां, मीर मुंशी। जोधपुर में कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाले को मीर मुंशी कहा जाता था। आठवां, ड्योढ़ीदार। राजमहल का सुरक्षा अधिकारी ड्योढ़ीदार कहलाता था। नवां, दरोगा ए डाक चौकी। डाक प्रबंधक को दरोगा ए डाक चौकी कहते थे। 10वां, दरोगा ए शायर। दान वसूलने वाला अधिकारी दरोगा ए शायर कहलाता था। 11वां, मुशरिफ। वित्त विभाग का सचिव मुशरिफ कहलाता था। वाक्यानवीश। सूचना व गुप्त विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। अब बात करें परगने का प्रशासन। सभी राज्यों को परगनों में बांटा था। हाकिम इसका प्रधान अधिकारी होता था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था, जिसे जयपुर में फौजदार तथा कोटा में हवालगिरी कहते थे। दूसरा प्रमुख अधिकारी फौजदार था, जो पुलिस व सेना का अध्यक्ष था। नगर प्रशासन कोतवाल करता था तथा हाकिम के नीचे ओहदेदार कार्य करते थे। अब बात करें ग्राम प्रशासन एवं पंचायत व्यवस्था की। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। यहाँ का संचालन ग्राम पंचायत करती थी। इस पंचायत को पंचकुल कहा जाता था, जिसमें 5 सदस्य हुआ करते थे। ग्राम प्रशासन का मुखिया पटवारी तथा स्थायी रूप से स्थानीय अधिकारी चौधरी व पटेल कहलाते थे। धार्मिक संस्थाओं को संघ कहा जाता था तथा व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं को गोष्ठी कहा जाता था। अब बात करें राजस्व व्यवस्था की, तो भूमि के इसमें 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला, खालसा, जो कि सरकार के नियंत्रण में थी। दूसरा, हवाला,
हवालदार की देखरेख में थी। तीसरा जागीर, जागीरदार की देखरेख में थी। चौथा भौम, भौमियों की देखरेख में थी। पांचवा शासन, इसकी उपज का भाग पुण्यार्थ कार्यों के लिए था। और छठा चरणोत, जो कि सामान्य गाय और इनके चरने के लिए इस्तेमाल होते थे। किसान दो प्रकार के होते थे, बापीदार तथा गैर बापीदार। बापीदार किसान भूमि का वास्तविक स्वामी होता था और गैर बापीदार किसान वास्तविक स्वामी नहीं होता था। भू राजस्व निर्धारण प्रणालियां अलग अलग प्रकार की थी। चलिए बात करते हैं भू राजस्व निर्धारण प्रणालियों की। पहला, लाटा या बटाई। फसल तैयार हो जाने के बाद कर निर्धारण पद्धति लाटा या बटाई कहलाती थी। दूसरा, कुंता। सबसे सर्वाधिक प्रचलित पद्धति थी कुंता। एकत्रित अनाज को तोलकर या रस्सी से नापकर बांटना कुंता कहलाता था। तीसरा, काकड़ कुंता। खेत में खड़ी फसल से अनुमान लगाना काकड़ कुंता कहलाता था। चौथा, हलगत। एक हल से जोती गई भूमि के हिसाब से कर लगाना हलगत कहलाता था। मुकाता। खेत पर एक मुश्त कर निर्धारण मुकाता कहलाता था। डोरी या जब्ती। डोरी से भूमि नापकर डोरी कर कहलाता था। बीकानेर में भीत की भांच पद्धति से भी कर लिया जाता था। सातवां, बिघोड़ी। मारवाड़ व बीकानेर में प्रति बीघा पर कृषि कर बिघोड़ी कहलाता था। आठवां, घूगरी। प्रति कुआ या प्रति खेत पैदावार पर घूगरी नामक कर भी लगाया जाता था। नवां, बीज घूगरी। बोए गए बीज के आधार पर कर बीज घूगरी कहलाता था। भूमि संबंधी विवरण खसरा या तजकीरा कहलाता था। वह भूमि कर 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रहा हूं अब। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह ने 1807 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त करवाया। वह राज्य की समस्त भूमि को नपवाया गया। अब बात करें न्याय व्यवस्था की। राजा सबसे ऊपर न्याय सभा होती थी, जिसमें राजा सबसे ऊपर निर्णय लेता था। फिर उनके नीचे दीवान हुआ करते थे। फिर उसके नीचे परगने हुए करते थे। परगने में हाकिम निर्णय लिया करते थे। परगनों के नीचे ग्राम हुआ करते थे, जिसमें चौधरी या पटेल न्याय दिया करते थे। राजधानियों में काजी होते थे। वे मुसलमानों को न्याय शरीयत के अनुसार मिलता था। अब बात करें सैनिक व्यवस्था की। सैनिक व्यवस्था में दो चीजें नई जुड़ गई है। परंपरागत जो सैनिक थे उनमें पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी और रथ थे। लेकिन मुगल काल आने के बाद तोपे व बंदूकची नामक दो व्यवस्थाएं और जुड़ जाती है। तोपखाना प्रमुख को दरोगा तोपखाना कहा जाता है। पैदल प्रमुख को पैदलपति, गज सेना प्रमुख को गजपति, अश्व सेना प्रमुख को अश्वपति तथा राजस्थान के लिए स्पेशल ऊंट प्रमुख को शुतुरखाना विभाग कहा जाता था, जो कि केवल बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर राज्यों में हुआ करता था। अब बात करें आर्थिक यहाँ की व्यवस्था की। सबसे पहले कृषि। सर्दी में फसल सियालू जिसे रबी कहा जाता है, वह गर्मी में ओनालू फसल हुआ करती थी। रेगिस्तान में ज्वार बाजरा प्रमुख फसलें थी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गेहूं चावल तथा प्रतापगढ़ व माल भूमि पर कपास गन्ना अफीम अधिक मात्रा में हुआ करती थी। उद्योगों की बात करें तो वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। उसके अलावा मलमल, चूंदड़ी, कसुमल, डोरिया, अंगोछा, चूंदड़ी, पोम्पा, तलवारें, चमड़ा, पीतल, हीरे पर नक्काशी आदि उद्योग हुआ करते थे। व्यापार व वाणिज्य के अंतर्गत देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी व दक्षिणी भारत के व्यापारिक मार्ग निकलते थे। पाली उत्तरी भारत में व्यापारिक केंद्र के लिए विख्यात था। हमारे यहाँ से 3 व्यापारिक मार्ग निकलते थे। पहला दिल्ली से गुजरात, जिसमें अलवर, अजमेर, पाली आता था। दूसरा अजमेर से अहमदाबाद, जो मांडलगढ़ व चित्तौड़ से होकर जाता था। तीसरा मार्ग दिल्ली से काबुल तक, जो कि सिंधु नदी से होकर बीकानेर वाला मार्ग है, वह कहलाता था। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी वो जान लेते हैं। 15वीं सदी में सोने व चांदी व तांबे का टका का उल्लेख है। राणा कुंभा के समय चौकोर व गोल आकार के स्वर्ण सिक्के चलते थे। कुंभा ने तांबे के सिक्के चलाए, जिसमें एक तरफ कुंभकर्ण व दूसरी तरफ कुंभ मेरू या श्री एकलिंग लिखा रहता था। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों से संपर्क के बाद फिरोजी, आलमशाही, सालिम शाही, अकबरी आदि सिक्के चलाए गए। अब बात करें लास्ट अंतिम सामाजिक व्यवस्था की। 4 वर्ण तो वैसे ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तथा उसके अलावा चारण जाति थी, जो कि मध्यकाल में इनका बहुत योगदान था। ये क्षत्रिय व ब्राह्मण दोनों के लक्षण थे। इनमें क्षत्रिय लक्षण थे शक्ति की उपासना करते थे, युद्ध में भाग लेते थे और मदिरा सेवन करते थे। और ब्राह्मणों के लक्षण इसलिए थे क्योंकि पठन पाठन करते थे, साहित्यिक रचनाएं थी आदि। दूसरा कायस्थ, लेखन प्रशासन में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। इनमें भटनागर, पंचोली व माथुर आते थे। तीसरा धर्मांतरण के बारे में बात करें तो मेवात के मेव व फतेहपुर एवं शेखावटी के मुस्लिम चौहान
कायम खानी कहलाते थे। पांचवा, कुछ जातियों को अछूत माना गया था इस समय। कसाई, चमार, बलाई, रेगर, भंगी व भांबी को अछूत माना जाता था इस समय। अब इस समय के खेल क्या थे? चौपड़, शतरंज, गजीफा, कुश्ती, पट्टेबाजी तथा शिकार। तथा मुगल खेलों में पतंगबाजी, कबूतरबाजी और मुर्गों की लड़ाई प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे यहाँ की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था राजस्थान की जो रही है। ये आपके कोर्स में स्पेशल तो नहीं दे रखा है इसके बारे में, लेकिन आप अगर कहीं पर इसका रेफरेंस देते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। इसके अंतर्गत और क्या हम ऐड कर सकते हैं और कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूं, आप जरूर बताएं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास हैं ही, और नहीं है तो आपको मेन स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।